इजराइल हमास जंग का आज 45वां दिन है। गाजा, वेस्ट बैंक और लेबनान बॉर्डर पर जबरदस्त जंग जारी है। इस बीच लाल सागर में नया वॉर फ्रंट तैयार होता दिख रहा है और इसकी नई वजह है हूती विद्रोहियों की हिमाकत, जिसने ब्रिटेन के कार्गो शिप को अगवा कर लिया है। गैलेक्सी लीडर नाम के इस जहाज को जापान संचालित करता है और गौर करने वाली बात यह है कि तुर्की के इलाके से भारत आ रहे इस जहाज को रोका गया, यानी हूती विद्रोहियों ने ब्रिटेन और जापान को चुनौती दी है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई ने भी मुस्लिम राष्ट्रों को फिर से उकसाया है और इजरायल के से व्यापारिक संबंधों को तोड़ने की अपील की और कहा है कि इजरायल को किसी भी तरीके की सप्लाई मुस्लिम राष्ट्र न करें। ये तमाम खबरें आपके सामने होंगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। और देखिए, बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। हम आपको इस वक्त की 3 बड़ी खबरें बतलाते हैं और इसके बाद हमास के खिलाफ जारी इजरायल की जंग और भड़कती कैसे नजर आ रही है आपको पता चलेगा। इजरायल के विद्रोह एकजुट हो रहे हैं जो विद्रोह। ये पहली बड़ी खबर आप जरा देखिए। ईरान में हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है जिससे फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी को देखने के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई पहुंचे। दूसरी बड़ी खबर, हूती विद्रोहियों ने ब्रिटेन के कार्गो शिप को अगवा कर लिया। लाल सागर में तुर्की के रास्ते में किए गए इस कार्गो अपहरण के बाद समंदर में युद्ध के नए मोर्चे के भड़कने की आशंका बढ़ गई। और तीसरी बड़ी खबर है, इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइल हमले तेज कर दिए। और वहीं गाजा जंग के बीच ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है, सुपरसोनिक मिसाइलों की प्रदर्शनी की है। प्रदर्शनी देखने पहुंचे खमेनेई, सैन्य तैयारियों का लिया जायजा। तो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शनी के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश, इजरायल को, अमेरिका को अपनी मारक शक्ति दिखाने की कोशिश, मिसाइलों की ये प्रदर्शनी। और यहां पहुंचे खमेनेई जिन्होंने इन मिसाइलों का जायजा लिया। तो आयतुल्लाह खामनेई जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे थे, जो प्रदर्शनी देखने पहुंचे, आखिर इसके जरिए क्या दिखाने की कोशिश है ईरान की। इजरायल हमास जंग और अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान बड़े युद्ध की तैयारियों में जुट चुका है। आप इसको लेकर पूरी जानकारी देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के सामने सारे सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी की गई। आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने हथियार प्रदर्शनी को खुद देखा, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं साइड बाय साइड। इस्लामिक क्रांति गार्ड डोर एरोस्पेस फोर्स की तैयारियों का जायजा बाकायदा लिया गया। हथियार प्रदर्शनी में सुपरसोनिक मिसाइलों की प्रदर्शनी बाकायदा यहां पर लगाई गई थी। तबाही मचाने वाली सबसे आधुनिक फतह 2 मिसाइल यहां पर दिखाई गई। पहली बार फतह 2 मिसाइल का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन किया गया। टाइमिंग आप देखिए, जब मिडल ईस्ट इस वक्त अपने तनाव के चरम पर है। ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु खामनेई ने फतह 2 मिसाइल को खुद देखा। कुछ और जानकारी इसको लेकर सीधा रुख करते हैं रवि का। तो खमेनेई ने क्या कहा, इस पर गौर करना जरूरी है। एरोस्पेस प्रदर्शनी देखने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो कहा वो बिग वॉल के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। मिलिट्री सेक्टर में युवा कमाल कर रहे हैं, ये कहा है खमेनेई ने। इजरायल से राजनीतिक संबंध तोड़ने की जरूरत है, ये कहा गया है खमेनेई की तरफ से, यानी कि किसी भी तरीके का पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं होना चाहिए। नियमित समय के लिए संबंध खत्म किए जाएं। कम से कम ये जो युद्ध की स्थिति है, ये जो तनाव की स्थिति है, इसको देखते हुए उन्होंने कहा कुछ इस्लामिक मुल्कों ने इजरायल के अपराध की आलोचना नहीं की है। देखिए, उनके टारगेट पर कुछ इस्लामिक नेशंस भी हैं। इस्लामिक मुल्कों का ये रवैया हम कबूल नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे देश जो इजरायल की खुलकर आलोचना नहीं कर रहे हैं। इस्लामिक सरकारें इजरायल को एनर्जी न दें, किसी भी तरीके की एनर्जी सप्लाई इस्लामिक देश इजरायल को न करें। इस्लामिक सरकारें इजरायल को जरूरी सामान भी न दे। तो हर तरीके के संबंध को तोड़ने की वकालत करते हुए, खासकर वो इस्लामिक राष्ट्र जिन्होंने खुलकर इजरायल की आलोचना नहीं की, वो भी टारगेट पर नजर आ रहे हैं खमेनेई के। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। सोई सर, सीधा सा सवाल यही है कि खमेनेई एक बार फिर से इस्लामिक राष्ट्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो देश जो अभी तक इजरायल का खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, उनसे भी एक तरीके से उनको भी निशाने पर ले रहे हैं। मकसद क्या है? युद्ध भड़काना चाहते हैं और ज्यादा? नहीं, बिल्कुल रवि, जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, आप देखिए पहले जब OIC की मीटिंग हुई थी वहाँ पर भी ईरान ने इसी तरह का बयान दिया
बीच बीच में रुक रुक कर ये बयान दे रहे हैं। अब ये थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि जो देश उनको बुराई नहीं कर रहे हैं या इजराइल की बुराई नहीं कर रहे हैं, वो भी उनको नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली। साथ ही साथ बार बार कह रहे हैं एनर्जी ना दें उनको, पैसा ना दें उनको, सप्लाई ना दें उनको, उनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध ख़त्म कर दें। पर मेरी बात यह है कि इनकी बात कितने देश सुनेंगे। मेरे हिसाब से 2-3 देश हैं, सीरिया हो गया, हो सकता है लेबनान हो गया, या एक आध देश कोई और सुनेगा बात। बाकी तो सब अपना अपना हिसाब किताब चल रहा है कि सऊदी अरेबिया नहीं सुन रहा है, यूएई नहीं सुन रहा है, कतर नहीं सुन रहा है, ओमान नहीं सुन रहा है, ये इसके अलावा और जॉर्डन नहीं सुन रहा है, इजिप्ट नहीं सुन रहा है। ये सब बातें देखते हुए ये देखा खाली अपनी बयानबाजी करते जा रहे हैं, उसका चाहे मतलब हो ना हो, लेकिन ये कोशिश है कि शायद लोकल लोगों को, आम जनता को भड़काने की कोशिश है कि इजराइल जिस प्रकार से अटैक्स कर रहा है और सिविलियन कैजुअल्टी होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक जैसे अपराइजिंग या जुलूस टाइप निकलने शुरू हो जाए बड़े बड़े, और वहाँ के और कहीं ये भी तो नहीं कि कुछ इस्लामिक राष्ट्रों को ईरान की मंशा पर शक है, और यही वजह कि बार बार ये आह्वान करने के बाद भी वो देश खुलकर ईरान के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। इस मुद्दे पर लौटेंगे, करेंगे इस पर भी चर्चा। और देखिए, इजराइल के खिलाफ सीधी जंग में हिजबुल्लाह, एक और बड़ा अपडेट इजराइल पर, ईरान का बड़ा ऐलान। ईरान के विदेश मंत्री बोले आज से सीधी जंग में हिजबुल्लाह, ईरान के खिलाफ हिजबुल्लाह के साथ ईरान। इजराइल के खिलाफ युद्ध जो हिजबुल्लाह करेगा उसमें ईरान साथ देगा, यह कहा गया है विदेश मंत्री की तरफ से। तो देखिए ईरान ने हिजबुल्लाह और हुती को फतह मिसाइल का 500 किलोमीटर तक की रेंज में मार करने वाला वर्जन दिया है। लेकिन ईरान ने जिस फतह 2 मिसाइल की तस्वीर को जारी किया, उसकी खासियत आप जरा देख लीजिए। आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेजी से मार करने वाली है यह हाइपरसोनिक मिसाइल। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान का दावा है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल की काट इजराइल और अमेरिका के पास तक नहीं है, और यह अमेरिका के किसी भी एंटी मिसाइल सिस्टम को भेदने में सक्षम है। ईरान ने इसी साल जून में फतह हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने का दावा किया था। तो ईरान के मिसाइल ताकत दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई। अगर ईरान की ये मिसाइलें हुती और हिजबुल्लाह तक ऐसे ही पहुंचती रही तो अरब में एटमी जंग छिड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह इस वक्त सबसे बड़ी चिंता की बात। बिल्कुल। और देखिए, ईरान ने इजराइल को फिर से धमकी दी है। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने यह धमकी दी है, पतन की तरफ बढ़ रहा है इजराइल। ये वो कह रहे हैं युद्ध में इजराइल की हार निश्चित है। तो इजराइल को लगातार धमकियां दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, मुस्लिम देशों को एकजुट रहने की हिदायत दी जा रही है, और साथ ही अपने हथियारों की नुमाइश भी की जा रही है। इजराइल खुलकर इस पूरे युद्ध के दौरान, अब इजराइल के खिलाफ ईरान खुलकर इस पूरे युद्ध में उतरता नजर आ रहा है। और देखिए, खमेनेई जब फतह 2 मिसाइल देखने पहुंचे, उससे कुछ ही वक्त पहले ईरान सेना के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल के खिलाफ बड़ी चेतावनी दी। हुसैन सलामी ने इजराइल को लेकर क्या कहा, जल्दी से उसको भी हम समझते हैं। बढ़ते युद्ध के साथ पतन की तरफ बढ़ रहा है इजराइल। वो साफ तौर पे इजराइल के बारे में ये चेतावनी दे रहे हैं, युद्ध में इजराइल की हार निश्चित है। अमेरिका भी इजराइल को नहीं बचा पाएगा, यह भी कहा गया। मुस्लिम देश इजराइल के अत्याचारों का बदला जरूर लेंगे। इसके अलावा फिलिस्तीन संघर्षपूर्ण युद्ध की राह पर खड़ा है, यह बात ईरानी जनरल की तरफ से कही गई है। यह बयान था या फिर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हुंकार, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओपी तिवारी सर, सवाल मेरा आपसे, एक तरफ ईरानी जनरल का यह बहुत बड़ा बयान और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हुंकार, और दूसरी तरफ फतह 2 मिसाइल को पूरी दुनिया के सामने इस तरह पहली बार दिखाना, आखिर मकसद क्या नजर आ रहा है? क्या तैयारियां कर रहा है ईरान? कोरोना इस वॉर में हमास को ख़त्म करने के लिए इजराइल ने तो कसम खा रखी है और वो सक्सेसफुल हो गई। लेकिन इस वॉर में एक आग लगाना, चिंगारी छोड़ना भी एक ईरान का ही काम है। ईरान अप्रत्यक्ष रूप से इस वॉर को चाहेगा कि जितना लंबा खींचता रहे। ये जो मिसाइल टेस्ट करने की बात कर रहे दिखा रहा है, ये मिसाइल अभी ऐसे कोई टेस्टेड नहीं थी, ना इसका कोई रिकॉग्निशन था। तो एक और चांस हो सकता है कि इजराइल अपना भी एक्सपोज कर रहा है, इसका पब्लिसिटी भी दिखा रहा है कि मेरे पास ये मिसाइल है, बाकी लोग खरीद भी सकते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जहाँ तक इजराइल को डिस्ट्रॉय करने के, इजराइल के लिए झगड़ा करने के लिए, तो इस मिसाइल की अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जो रेंज बताया जा रहा है उस रेंज में फायर करना है, या यमन से फायर करना हो या
लेबनान से फायर करना हो या हमास की तरफ से फायर करना हो, इतने हाई रेंज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मिसाइल डेफिनेटली पावरफुल है एंड इसका एक्सपोज करना चाहता है और इसकी पब्लिसिटी करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि हमारे पास भी ये मिसाइल है। लेकिन जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने ये मिडिल ईस्ट को काफ़ी तरह से घेर चुका है, इससे कोई घबराने की और वॉर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो वॉर जो है ये इसको इस तरीके से आग देता रहेगा कि लंबा खींचता रहेगा। पूरी कोशिश भले की जा रही है कि हम मिडिल ईस्ट के सारे देशों को इकट्ठा ला सकें, जैसे सोई साहब बता रहे थे, इसमें ये सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। जमाना बदल चुका है। यू कैन नॉट डिनाई प्रॉब्ली एक्सेप्ट टर्की और ईरान के अलावा कोई पर्टिकुलर कंट्री अपार्ट फ्रॉम दैट अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के और इसका कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको बढ़ावा मिलता रहे, हमास का भी उनका मनोबल। ठीक है, कुल मिलाकर हवा देने की कोशिश है और बीच बीच में ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं ताकि तनाव कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आए। और गाजा के अल शिफा अस्पताल में बंधकों को छिपाने का सबूत है। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। 7 अक्टूबर को बंधकों को लाया गया था अल शिफा अस्पताल। थाईलैंड और नेपाल के नागरिकों को लाया गया था हॉस्पिटल में और इस वीडियो के हवाले से यह दावा किया जा रहा है। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि बंधकों को हॉस्पिटल में लाया गया था। और आपको याद होगा कि इजराइल ने भी यही दावा किया था कि अल शिफा में बंधकों को छुपा कर रखा गया। तो इजराइल हर रोज हमास की करतूतों का सबूत पूरी दुनिया के सामने रखता है। कल भी उसने एक वीडियो को जारी किया जिसमें 7 अक्टूबर के हमले के बाद 2 बंधकों को अस्पताल में ले जाते दिखाए गए। इस वीडियो में आप देखिए, ये वीडियो इस वक्त आपके सामने, यहां पर किस तरह जो घायल भी है रवि, ये जो स्ट्रेचर है किस तरह से स्ट्रेचर के जरिए, और यहां पर देखिए धक्का मारते हुए बंधक को जबरदस्ती अल शिफा अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, अगर आप ध्यान दें तो जो लोग इस घायल व्यक्ति को ले जा रहे हैं उनके पास देखिए हथियार भी है। ये देखिए वेपन आप देख पाएंगे, वेपन टांगे हुए वो जा रहे हैं। मतलब साफ है कि वो सीधे इनको लेकर आए हैं, घायल हों या फिर उनको बंधक बनाया गया हो, उनको पकड़ के ले जाते हुए हथियारबंद ये लोग थे। और ये 7 अक्टूबर का वीडियो बताया जा रहा है। इजरायल ने यह दावा किया है, तो ये एक और सबूत इजरायल की तरफ से दिया गया है। सोई सर, अब क्या सबूत चाहिए? पहले यह कहा जा रहा था कि कम सबूत हैं, प्लांटेड हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन 7 अक्टूबर का ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि यहां पर बंधकों को लाया गया था, कुछ को घायल अवस्था में और कुछ को जबरदस्ती। नहीं, बिल्कुल रवि, ऐसा है कि जो अरब मीडिया या हमास का जो मीडिया वो कोशिश कर रहा है कि ये सब जो बातें ये प्लांटेड की जाए कि हथियार रख दिए, कोई टनल नहीं मिली या कोई बंधक नहीं था। लेकिन देखिए 55 मीटर की टनल मिली है, उसके आसपास का वीडियो कई बार हमने देख लिया है, हथियार मिले हैं और ये बंधक वाला भी सीसीटीवी जो फुटेज आया है। यही नहीं, इसके अलावा अगर अंदर वो आतंकवादी नहीं थे तो अंदर से गोली कौन चला रहा था? क्या मरीज गोलियाँ चला रहे थे या नर्स चला रही थी गोलियाँ? अगर इसको सपाट में पूछ लूं आपसे कि क्या आईडीएफ को हमास ने मजबूर किया अल शिफा पर हमले के लिए, इस ऑपरेशन के लिए? नहीं, बिल्कुल, अगर आप वहाँ पे छुपे हुए हो और इजराइल बार बार वार्निंग दे रहा है कि इसको खाली कीजिए, खाली कीजिए, खाली कीजिए, और मैं बता रहा हूँ इजराइल ने बहुत दिन तक, 6-7 दिन तक टैंक चारों तरफ लगा के अपना कंट्रोल रखा है और अभी भी बड़ी कंट्रोल तरीके से, ताकि बाकी मरीजों को नुकसान ना हो, बाकी डॉक्टरों को नुकसान ना हो। और उस तरह से रात को 5-6 दिन के बाद उन्होंने हॉस्पिटल में एंट्री मारी करने को। तो पहले दिन से वो टैंक फायर करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे, तो काफ़ी लोग मरीज या बच्चे मारे जाते, वो नहीं किया उन्होंने। तो ये एक तरह से मजबूर था कि जब वहाँ से अंदर से फायर आ रहा है तो उनको क्लियर करना है, तो और मरीजों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी। तो कहीं ना कहीं हमास दोनों चीजें कर रहा है। एक तो ग्राउंड पर हमास से इजराइल जो है युद्ध कर रहा है, तो ये दो चीजें कि एक तरफ तो वॉर चल रही है हमास को खत्म करने की, दूसरी तरफ जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था उसको भी तोड़ने की कोशिश आईडीएफ की तरफ से लगातार की जा रही है। और देखिए हमास के हमले पर नेतन्याहू का बयान, एक बार फिर से फिलिस्तीनी प्राधिकरण का बयान बेतुका। 7 अक्टूबर को हमास ने किया था नरसंहार, हमास के पक्ष में फिलिस्तीन का बयान, नरसंहार का आरोप नामंजूर, ये कहा है नेतन्याहू। और देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही लाल सागर से, जहां पर ब्रिटिश कार्गो शिप को हाईजैक किया गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने जहाज को हाईजैक किया, क्रू मेंबर के साथ जहाज पर 25 की संख्या में लोग सवार थे, जो जानकारी आ रही है। नेतन्याहू ने ईरान की साजिश इसे बताया है। आईडीएफ का दावा है कि शिप इजराइल का नहीं है, तुर्की से भारत यह शिप जा रहा था और तभी इस ब्रिटिश कार्गो शिप को हाईजैक करने की घटना सामने आई है। हूती विद्रोहियों पर आरोप लगा है कि उन्होंने इस जहाज को लाल सागर से हाईजैक किया। चलिए और अब आपको अगवा हुए मालवाहक जहाज की तस्वीर दिखाते हैं। ये वही जहाज है, मालवाहक जहाज है,
जिसको हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से अगवा किया। मालवाहक जहाज के अगवा होने के बाद की ये तस्वीरें हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं ब्रिटिश मालवाहक जहाज गैलेक्सी को हूती विद्रोहियों ने अगवा करके यमन के होदेइवा शहर के करीब रखा है। यह वही जहाज है जिसे हूती विद्रोहियों ने अगवा किया है। अब इस पूरे मामले पर ऐसा लगता है कि एक नया तनाव भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज है और जापान की देखरेख में ये ऑपरेट कर रहा था। तो कई सारे देशों की संपत्ति को भी देखिए अब हूती विद्रोही टारगेट करते नजर आ रहे हैं। भारत पहुंचना था इस जहाज को, लेकिन उसके पहले बीच में ही लाल सागर में इस जहाज को अगवा कर लिया गया। ये उसी की तस्वीरें हैं। फिलहाल हूती विद्रोहियों ने अगवा करके यमन के होदेइदा शहर के करीब इस जहाज को रखा है। तो यमन के हूती विद्रोहियों ने जिस कार्गो शिप को मालवाहक जहाज को अगवा किया उसका रजिस्ट्रेशन ब्रिटेन का है, लेकिन वो एक इजरायली अरबपति का मालवाहक जहाज बताया जा रहा है। इस घटना के बाद इजरायल और यमन के बीच तनाव और बढ़ गया है। यमन के हूती विद्रोही लगातार इजरायल के खिलाफ मुखर हैं। वो इजरायल पर मिसाइल भी दागते रहे, लेकिन यह विवाद आग में घी डालने का काम कर सकता है। इस पूरे विवाद में ईरान सबसे अहम फैक्टर है। ईरान हूती का मददगार है। कहा यह भी जा रहा है कि शिप को अगवा करने में ईरान ने हूती की मदद की है। अमेरिका भी इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए, क्योंकि इजरायल गाजा जंग के मद्देनजर मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी समुद्री ताकत को बढ़ा दिया था और अब इस ताजा संकट के बाद तनाव कई गुना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ब्रिटिश कार्गो शिप से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यमन के होदेइदा शहर से 150 किलोमीटर दूर इसे अगवा किया गया। कार्गो शिप को यमन के होदेइदा शहर ले गए हैं हूती विद्रोही। इजरायल बोला वारदात में ईरान का हाथ। अब देखिए यमन की सीमा के अंदर ये कार्गो शिप है और ये कार्गो शिप ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन का है। सवाल यही है कि ये कार्गो शिप अगर यमन की सीमा के अंदर है, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इसे अगवा किया है, तो फिर आगे रिएक्शन इस पर क्या आएगा? जमीनी मोर्चे के साथ अब समुद्री मोर्चे पर भी बड़ी जंग भड़क सकती है। इसकी आशंका मजबूत होती जा रही है और इसकी वजह है हूती विद्रोहियों की कार्गो शिप अगवा करने की साजिश। जी हां, लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने कार्गो शिप का अपहरण किया। हूती विद्रोहियों ने हेलीकॉप्टर से हमला करके जहाज को अगवा किया। जानकारी है कि जहाज तुर्की से भारत के लिए रवाना हुआ था। जहाज पर क्रू मेंबर के साथ कुल 25 की संख्या में लोग सवार थे। जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर है। जहाज के ऊपर था बहामास का झंडा। जहाज का रजिस्ट्रेशन ब्रिटिश कंपनी के नाम पर है। जहाज को जापानी कंपनी ने लीज पर लिया है, लेकिन इस बीच इस जहाज को लेकर जो खबर आई है वो बहुत चौंकाने वाली है, वो परेशान करने वाली है। और आपको अगवा हुए कार्गो शिप का रूट भी बताते हैं। ये शिप किस किस रास्ते से जा रही थी और इसे कहां पर अगवा कर लिया गया हूती विद्रोहियों के द्वारा। तो मानचित्र के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक तो आप देख रहे हैं जो इजरायल का इलाका है और ये है यमन, और दरअसल अभी इस वक्त जहाज यहां यमन में ही है। मालवाहक जहाज की पोजीशन लाल सागर में ये यहां पे थी और ये इस जगह पे ये अगवा किया गया। फिलहाल इसे यमन की सीमा में रखा गया है। हूती विद्रोहियों ने इसे रखा है वहां पर। और सबसे बड़ी बात यही है कि यमन की टेरिटरी में एक ब्रिटिश रजिस्टर्ड शिप, यहां पर कार्गो शिप मौजूद है। इसके क्या मायने हैं? समुद्री सीमा में जिस तरह से यह हमला किया गया, ये अगवा किया गया, क्या इसके कोई गंभीर नतीजे हो सकते हैं? खासकर यमन के लिए ये बहुत ही अहम सवाल हो जाता है। तिवारी सर, आप इसे कैसे देखते हैं, इस पूरी घटना को? यमन की सीमा में एक अगवा किया हुआ कार्गो शिप, ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन है, जापान ने उसे लीज पर लिया हुआ है और वो भारत आ रहा था। कई सारे देशों को ये पूरा मैटर टच कर रहा है। भावनाएं हो सकती है इसके अंदर। एक तो ये किया जा सकता है कि ताकि दूसरे देशों को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि देखें कि इवन उनकी जो प्रॉपर्टी है, से यूके की या जापान की, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इसका मैं एक पहले उदाहरण देना चाहूँगा। ये सोमालिया के कोस्ट पर ये सी पायलट एक्टिविटी काफ़ी प्रचलित हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उसको काउंट इतनी ज़्यादा हुई थी, कई मर्चेंट शिप्स उनको हाईजैक कर लेते थे और उनसे पैसा वसूलते थे।
इसको काउंटर करने के लिए विश्व की कई नेवियों की वहाँ ड्यूटी लगी ताकि वो रोका जा सके, और 2013-14 में हुई थी और उसको रोकने में सक्सेसफुल हो गए थे। तो ये अगर कारण हो सकता है तो इसका एक अलग फ़ायदा हो सकता है, जिसमें अलग नेवियों की, दूसरे देश की नेवी की शिप्स, वॉर शिप्स यहाँ डिप्लॉय है तो इंश्योर उनकी सिक्योरिटी सुरक्षित करने के लिए। अगर ऐसा होगा तो ये वॉर जोन डेवलप होगा और हुती भी दबेगी किसी तरीके से, और हुती इस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है तो इसका जो इमीडिएट पड़ोसी है सऊदी अरेबिया, उसका इंपैक्ट सऊदी अरेबिया पर बहुत पड़ेगा, और वो नहीं चाहेगा कि हुतियों की ताकत इतनी बढ़े जिससे वो मक्का मदीना सबको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपनी पैट्रियट और मिसाइल्स लगा रखी हैं। तो अगर रीजन हो गया तो हमारे ये दिन दूर नहीं है जब विश्व की कई नेवियों की वॉरशिप्स की ड्यूटी होगी तो उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, और ऐसा हो जाएगा तो वॉर का तो ये टेंशन रहेगा, लेकिन वॉर की उम्मीद तो, जैसे विश्व युद्ध की तो उम्मीद कम हो सकती है जब सारे देशों की नेवी अगर वहां आ जाएगी तो। ठीक है सर, यानी ऐसे में जो हालात हैं वो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे और भी देश यहां पर आ सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल लेबनान बॉर्डर पर संघर्ष तेज हो गया है। हिजबुल्लाह ने दागे हैं कई रॉकेट, किबुत्ज हनीता पर बारूदी बौछार की गई, आईडीएफ ने भी जोरदार तरीके से पलटवार किया। बिल्कुल, तो मैदान जंग बन चुका है लेबनान बॉर्डर। इजराइल हिजबुल्लाह में भीषण जंग यहां पर चल रही है। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने बारूदी बारिश की है। यहां पर हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचाया। जवाब में हिजबुल्लाह ने किबुत्ज हनीता में रॉकेट दागे। खबर है कि इजरायली आयरन डोम ने रॉकेट हमले को नाकाम किया है, जो जानकारी सामने आ रही है। संजय सोई सर, सवाल आपसे यह है कि आप देखिए हिजबुल्लाह और जो इजराइल है वो लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो हिजबुल्लाह की तरफ से धमकी दी गई है कि कभी भी भीषण जंग का भी हम शुरुआत कर सकते हैं, भीषण इजराइल के खिलाफ हो सकती है, ये क्या बतला रहे, ये किस बात का संकेत है? नहीं, बिल्कुल करुणा, ऐसा है कि दोनों के बीच में टेंशन हर रोज बढ़ती जा रही है, और जो फायरिंग है और एक्सचेंज ऑफ फायर, जिसको वहाँ से रॉकेट आ रहे हैं, यहाँ से भी एयर स्ट्राइक की जा रही है, रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, मिसाइल फायर की जा रही है, वो बढ़ते जा रहे हैं। और अब खास तौर से जब आप इन बयानों पर ध्यान देते हैं कि ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल सुलेमानी जो बोला कि हिजबुल्लाह भी जल्दी हमला करे, खमेनी का जो बयान है, ये जो बयान दे रहे हैं कि यहाँ पर भी ईरान भी अब शायद इनके ऊपर और प्रेशर डाल रहा है कि भैया तुम चुपचाप बैठे हो यार, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। वहाँ देखिए हमास के साथ कितनी, यानी ईरान डायरेक्ट तो नहीं लेकिन प्रॉक्सी तौर पर हिजबुल्लाह को लगातार बोल रहा है कि वो इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन और तेज करे। नहीं, बिल्कुल, ये अभी जो दो बयान तो खास तौर से देखिए, उनके मेजर जनरल सुलेमानी जो ईरान का आर्मी चीफ है, उन्होंने बोला कि हिजबुल्लाह आप हमला करो, जल्दी हमला किया जाएगा हिजबुल्लाह की तरफ से। तो यहाँ कहना कि इनको शायद चेतावनी भी दी जा रही है कि जिस हिसाब से हमास के खिलाफ इजराइल की सेना फंसी हुई है, तो यह भी उनके पास मौका है, क्योंकि इजराइल के पास शायद दोनों फ्रंट में पूरी ताकत से हमला करने का अभी नहीं हो। यही कारण है कि उन्होंने हमास पे पूरा जोर लगाया हुआ, और यहाँ पर कुछ रिटेलिएशन कर रहे हैं, जहाँ से इनके ऊपर हमले आ रहे हैं, उन्हीं पोस्टों के ऊपर इजराइल अभी हमले कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि इजराइल की स्ट्रेटजी हो कि पहले एक कॉर्नर पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करें, फिर मेजर ऑपरेशन दूसरे के खिलाफ करें। ट्रिपल एच के खिलाफ इजराइल की जंग है, हमास, हुती और हिजबुल्लाह। ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। और देखिए, जंग के बीच आईडीएफ जवानों को सम्मान, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऑपरेशन की कामयाबी पर यह सम्मान दिया गया। कमांडर ने जवानों को हरी टोपी दी। जंग के बाद बांटी गई हरी टोपी। जबालिया में जीत पर आईडीएफ में जश्न। और देखिए, सीरिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर से अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हुआ। अमेरिका के अल तफ बेस पर सीरिया में हमला किया गया। इस्लामिक रेजिस्टेंस का ड्रोन से हमला अमेरिकी बेस पर। तो लगातार इराक और सीरिया में जो अमेरिकी बेस हैं उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। और एक बार फिर से जो सीरिया में इस बार अमेरिकी बेस है, तस्वीरें आपके सामने, अल तफ बेस है अमेरिका का। यहां पर ड्रोन के जरिए इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से हमला किया गया, और इसमें जो नुकसान है वो आप समझ सकते हैं। धुआं किस तरह से उठता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिका ने इराक के मिलिशिया गुटों पर की बड़ी कार्रवाई। मिलिशिया गुट कताइब सैयद अल शुहादा पर बैन लगाया। केएसएस कमांडर अल सराजी समेत 6 लोगों को ग्लोबल टेररिस्ट
घोषित किया। अमेरिका और दुनिया के लिए केएसएस बड़ा खतरा। एंटनी ब्लिंकन का कहना है इराक में अमेरिकी बेस पर हमलों के पीछे कताइब सैयद अल शुहदा।